नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नागरिकता कानून के विरोध में नागरिकों का ही बड़ा समूह देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतर आया है। सभी प्रदर्शनों को कवर करना मुश्किल है क्योंकि इनका स्केल इतना बड़ा है और संगठनों की संख्या इतनी अधिक है। यह प्रदर्शन पूर्वोत्तर, खासकर असम में जाकर भाषा और संस्कृति का सवाल बन जाता है तो दक्षिण में भी यह तमिल प्रश्न बन जाता है। लेकिन समस्त भारत में इसके विरोध का व्यापक स्वरूप इस बात पर जाकर टिकता है कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। सरकार ने बार बार संसद में कहा कि यह भेदभाव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें बता रही हैं कि इन्हें रिजेक्ट करने का अब एक ही तरीका लोगों के पास बचा है, इनका कवरेज ही ना हो। यह भी एक कोशिश हो रही है। आप कल सुबह हिंदी अखबारों में देख सकते हैं, अपने अपने अखबारों में, कि कितना कवरेज है। लेकिन अगर आप इन प्रदर्शनों की तस्वीरों में झांक कर देखें तो बहुत कुछ दिखता है कि सरकार को अभी भी अपना पक्ष आम जनता के लिए साफ करना है। सड़कों के अलावा इस बिल का विरोध कानून के मोर्चे पर भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई संगठनों और व्यक्तियों ने याचिका दायर की है, दर्जन भर से अधिक। कहीं कानून की प्रतियां जलाई जा रही हैं तो कहीं नागरिकता कानून के बाद नागरिकता रजिस्टर की आहट का विरोध हो रहा है। पूर्वोत्तर की हालत यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग की यात्रा स्थगित कर दी है। वे रविवार को नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में जाने वाले थे। यही नहीं, गुवाहाटी में होने वाली भारत और जापान की शिखर वार्ता रद्द कर दी गई है। गुवाहाटी में 15 से 17 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली थी। दोनों पक्षों ने फैसला किया है, यही बताया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि यह शिखर वार्ता निकट भविष्य में होगी, यानी जिस तारीख को होने वाली थी उस तारीख को नहीं होगी। हिंदू अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार तो दिल्ली में शिखर वार्ता चाहती थी, लेकिन जापान के पक्ष ने समझा कि इसका थीम पूर्वोत्तर में जापान के निवेश को लेकर है, इसलिए बेहतर होगा कि हालात के सुधरने का इंतजार किया जाए। गुवाहाटी में शिखर वार्ता होने से अलग संदेश जाता है। जापान की मीडिया में इस बात को लेकर खबरें छप रही थी कि टोक्यो यात्रा रद्द करने पर विचार कर रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने भी भारत यात्रा रद्द कर दी है। द हिंदू के कल्लोल भट्टाचार्य ने लिखा है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने बांग्लादेश में तैनात जापान के राजदूत को असम को लेकर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। कनाडा और फ्रांस से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बयान जारी किया है कि उनकी संस्था नागरिकता कानून के असर का अध्ययन कर रही है। संयुक्त जिनीवा से जारी इस बयान में कहा गया है कि मानवाधिकार को लेकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा है कि इस धर्मांध कानून को वापस लिया जाना चाहिए। यह बिल एक समुदाय को नागरिकता की परिभाषा से बाहर कर रहा है। कोई शरण मांगे तो उसे शरण देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में उत्पीड़न के शिकार मुसलमानों और अन्य समुदायों के लिए दरवाजा बंद करना उनके बीच भय पैदा करने जैसा है। इस कानून के बाद जो एनआरसी नागरिकता रजिस्टर आने वाला है वो दुनिया में एक बड़ा संकट लाएगा, जो बड़ी संख्या में लोगों को स्टेटलेस यानी राज्यविहीन बना देगा। भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और अन्य देश भी भारत की सीमाओं से लगे हैं। श्रीलंका से आए तमिल भारत में सबसे बड़े शरणार्थी समूह हैं। 3 दशकों से वे नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। इस कानून में म्यांमार के सताए गए रोहिंग्या का जिक्र नहीं है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक कहा है। यह कानून पाकिस्तान में अहमदिया, हजारा और बांग्लादेश में बिहारी मुसलमानों की यातना को नजरअंदाज करता है। इन समुदायों को बाहर रखना बताता है कि सरकार भेदभाव करती है। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन चुका है। इस कानून का विरोध भारत के कई शहरों में हो रहा है। उन शहरों की तस्वीरें भले ही हम तक या आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन सैकड़ों संगठन इसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर शनिवार को 3 बजे प्रदर्शन होने वाला है। महाराष्ट्र के बीड़ में जमीयत उलेमा हिंद के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। जमीयत ने धुले में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा गया है। पत्र में इस कानून की निंदा की गई है और कहा गया है कि यह कानून धर्म के आधार पर नागरिकता को तय करता है। आजादी के समय जो हमारे राष्ट्रपिताओं और निर्माताओं की कल्पना थी उससे अलग है, संविधान के आदर्शों के अनुकूल नहीं है। यह बिल असम समझौते की भावना का भी उल्लंघन करता है। इस बिल में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि वे इन बातों को नोटिस लें।
महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली, सांगली, शोलापुर में भी नागरिकता कानून का जबरदस्त विरोध हुआ है। सभी जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। नागरिकता कानून के विरोध में नारे लगाए गए और लोग काले झंडे लेकर निकले। तमिलनाडु के सेलम में भी इस बिल का विरोध हुआ, जहां 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में धारा 144 लगानी पड़ी। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने इस बिल के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके यूथ विंग के नेता उदयनिधि स्टालिन ने बिल की कॉपी फाड़ दी। उनके साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएमके ने ऐलान किया है कि 17 दिसंबर को पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन होगा। उसी तरह से केरल में 16 दिसंबर को प्रदर्शन की तारीख घोषित की गई है। तमिलनाडु में डीएमके नेता स्टालिन ने कहा है कि राज्य की एआईएडीएमके सरकार केंद्र की एंटी तमिल और एंटी माइनॉरिटी सरकार को सपोर्ट दे रही है। हैदराबाद में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने नो सीएबी और नो एनआरसी के बैनर लेकर मार्च किया है। लोगों ने कानून के विरोध में काले बैंड बांधे थे। इस विरोध प्रदर्शन में कई सारे मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं। जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत इस्लामी, तहरीके मुस्लिमीन, शब्बान, वहादत इस्लामी ने शुक्रवार की नमाज के बाद मक्का मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पंजाब के मलेरकोटला में भी नागरिकता कानून का विरोध हुआ है। बिल के विरोध में यह शहर पूरी तरह ठप हो गया। इस कानून के साथ नागरिकता रजिस्टर का विरोध भी जुड़ गया है। यूपी के झांसी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर इस बिल के विरोध में नारे लगाए, रैलियां निकाली। यहां कांग्रेस पार्टी ने विरोध का नेतृत्व किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और इम्तियाज हुसैन ने, कांग्रेस के हैं, इस देश की पहचान, कहा कि आजादी, बंधुत्व और समता से है, जिसे इस कानून के जरिए मिटाया जा रहा है। सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। इन प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश गृह विभाग और डीजीपी मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है कि सभी जिलों में जोन और सेक्टर की व्यवस्था लागू कर दी जाए। अराजक तत्वों और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कई संगठनों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का ऐलान किया है, जो आने वाले दिनों में किया जाएगा। जिन जिलों में प्रदर्शन हुए हैं वहां की रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी शुक्रवार दोपहर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ संसद मार्च का ऐलान कर दिया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोका और धारा 144 लगा दी। छात्रों की संख्या काफी थी, जिस कारण टकराव की नौबत आ गई। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस प्रदर्शन में बाहरी लोगों के आने के कारण ऐसी स्थिति हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले चलाए। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा, जिसमें से कुछ छात्रों की हालत गंभीर है। लाठीचार्ज में लड़कियों को भी चोटें आई हैं। इस प्रदर्शन को कवर कर रहे रविश रंजन शुक्ला ने बताया कि जामिया शिक्षक संघ के महासचिव माजिद जमील लगातार लाउडस्पीकर से अपील करते रहे कि छात्र भीतर लौट आएं, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। छात्रों ने नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर दोनों का विरोध किया है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से टकराव है और खूब लाठियां और आंसू गैस चले हैं। लाठियां चली हैं और आंसू गैस के गोले चले हैं। इस प्रदर्शन में जामिया में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के छात्र भी शामिल हुए। हालात जल्दी ही सामान्य हो गए और इस प्रदर्शनों में देखा जा रहा है कि लड़कियां बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़कर नारे लगा रही हैं। छात्रों का दावा है कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ, शिक्षक और छात्र सभी शामिल हुए। इन तेवरों को देखते हुए कनॉट प्लेस से आगे पटेल चौक और मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए गए दिन के वक्त, लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस की सलाह पर ऐसा किया गया था, मगर 1 घंटे के बाद गेट खोल दिया गया। स्टेशन अब बंद नहीं है। दोपहर से लेकर शाम तक जामिया में नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी होती रही। छात्रों का कहना है कि यह कानून उनके साथ भेदभाव है। स्थिति शांतिपूर्ण है, मगर तनाव बरकरार है। रविश रंजन शुक्ला ने छात्रों से बात की और शिक्षकों से भी। असम में जितना भी लोग है और जितना भी लोग है सब असम में रास्ते में आकर सबको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कैब बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कैब बस हिंदू मुस्लिम के बीच बिल्कुल भी नहीं है। जो असम में लोग हैं 90% असमीज है और इसमें 10% मुसलमान है। तो इसमें सारे लोग ये आ रहे हैं कि असम के 1971 24 मार्च के बाद जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स है बाहर से, वो हमारे देश में, हमारे असम में आ ही नहीं सकता। क्योंकि जो असम एकॉर्ड बने थे वो 1979 से 1985 में असम आंदोलन हुआ था। उस असम मूवमेंट में 855 लोग शहीद हुए थे, जिसके कारण 1985 में राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड बनाया था, उसमें साइन करा था। उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि 1971 24 मार्च के बाद असम में कोई भी
इलीगल इमिग्रेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स असम में नहीं आ सकते। और आज ये बीजेपी सरकार ने असम सरकार इसको वायलेट करा है, असम सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स सड़क पे हैं। जो अभी सीए भी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे साइन कर दिया है और ये अब एक कानून बन गया है जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसका अपोज करते हैं। इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इट इज़ द अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी देश की जो नेशन स्टेट है, इसकी बुनियाद है द आइडिया ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, ये दोनों बैडली कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब द पीपुल ऑफ इंडिया का मुसलमान पार्ट नहीं है, ये हकीकत है। एंड सिटीजनशिप हमारी जो राइट्स है वो बैडली कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ये स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों ने ये नए सिरे से इसको डिफाइन कर रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी नागरिकता कानून का विरोध हुआ है। वहां छात्रों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए छात्रों ने अपने लिए नियम भी बनाए हैं कि इसमें कानूनी तरीके से सब कोई व्यवहार करेगा, हिंसा नहीं होगी, कोई भी वहां मौज मस्ती नहीं करेगा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की होगी तो अपने हाथ पीछे रखें, सीनियर मेंबर के पीछे आ जाएं। पुलिस के साथ कौन बात करेगा, इसके लिए नाम भी तय किए गए। पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथन, फहाद अहमद जो वहाँ के छात्र हैं, फिरोज मिठी बोरवाला। मीडिया में बात करते हुए इनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। मीडिया में बात करते हुए ध्यान रखना है कि यह विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह भारतीय संविधान का है जिसके खिलाफ यह कानून आया है और अप्रवासी और शरणार्थी को लेने की बात नहीं है। सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है, ये बड़ा सवाल है जो लोगों के सामने रखना है। अब अलीगढ़ शहर में आज इंटरनेट बंद रहा। वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून का भी बड़ा भारी विरोध हो रहा है। छात्रों ने अपने शिक्षकों को नोटिस दे दिया कि अगर वे इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे, तो वो उनका बहिष्कार कर देंगे। छात्रों ने शिक्षकों को 24 घंटे का समय दिया था। मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डाइनिंग हॉल का भी बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों का दावा है कि किसी ने खाना नहीं खाया, बना हुआ खाना गरीबों में बांट दिया गया। छात्रों ने विरोध मार्च में शिक्षकों के शामिल होने की अपील का जवाब शिक्षक संघ के अवैतनिक सचिव ने यह दिया था कि वे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन शुक्रवार को सभी शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष सलमान इम्तियाज ने कहा है कि शुक्रवार के प्रदर्शन में शिक्षक और गैर शिक्षा स्टाफ भी इसमें शामिल थे। कैंपस में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हजारों छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया है। AMU गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी की हिदायतों को नज़रअंदाज कर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ऐसी खबरें आईं कि हॉस्टल से बाहर नहीं आने की हिदायत दी गई थी। छात्रों ने जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिया है। यह मेमोरेंडम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भेजा है। शाम 6 बजे तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरनेट बंद था। छात्रों ने बुधवार और शुक्रवार की परीक्षा का भी बहिष्कार कर दिया। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अदनान खान ने यह सारी रिपोर्ट भेजी है। देश का इकोनॉमी ऐसे बेड़ा गर्क हो चुका है, GDP अपने न्यूनतम स्तर पे है, 4.5% पे है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे पर्दा ढकने के लिए ये सरकार क्या कर रही है, अलग अलग तरह के मुद्दे जो इंसान की ज़रूरत से जुड़े हुए नहीं है। जो हमारी ज़रूरत क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे लोगों, आज झारखंड में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपए है, लेकिन एक जो गरीब का बच्चा है उसको देने के लिए एजुकेशन नहीं है। JNU में फीस बढ़ा रहे हैं, AMU में फीस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी को कॉर्पोरेटाइजेशन करने का पूरी मुहिम चला ली है सरकार ने। तो इन तमाम चीज़ों पर पर्दा ढकना है, यही मकसद है। हिंदू मुस्लिम के बहाने देश का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश है। सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि आप साफ साफ सुन लें, आपकी गद्दी बचने वाली नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। इनकलाब है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकला है और ये इनकलाब थमेगा नहीं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये कैब बिल वापस नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, गांव देहात जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, अपनी अलीग फ्रेटर्निटी को एक्टिव करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए इस सरकार को बताएंगे कि ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इसने पास किया है इसको वापस लेना पड़ेगा।
केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें नागरिकता कानून का विरोध नहीं कर सकती हैं, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। राज्यसभा में भी स्वपन दास गुप्ता ने यही सवाल गृह मंत्री से पूछा था, तो अमित शाह ने कहा था कि सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। फिर भी यह मामला, क्योंकि ये संघ सूची में आता है, फिर भी ये मामला विरोध के स्तर पर टकराव का कारण बन गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे अपने राज्य में नागरिकता कानून को नहीं लागू करेंगे, एनआरसी को नहीं लागू करेंगे। केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ ने ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी वही करेंगे। क्या हम ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहेंगे जो बंटवारे का बीज बो रही हो? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इसे लागू नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर को लागू नहीं होने देंगे। बंगाल में 16 दिसंबर से अंबेडकर प्रतिमा के सामने 3 दिनों के लिए वो प्रदर्शन करेंगी। पूरे राज्य में विरोध में रैलियां करेंगी। ममता ने कहा कि बंगाल में नागरिकता रजिस्टर की प्रक्रिया नहीं लागू होगी जब तक वे सत्ता में हैं। किसी भी बाशिंदे को देश छोड़कर नहीं जाना होगा। সরকারটা আমাদের আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। আর আমরা স্টেট বলছি, কাউকে এখান থেকে যেতে হবে না, কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, বিতাড়িত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। যেমন শান্তিতে আপনারা বসবাস করছেন করবেন। ऐसा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो आगे की नहीं देख रहे हैं। वो एक टेम्परेरी छोटे से फायदे को फायदा मान रहे हैं। एक्चुअली आज मुसलमानों को निकाला गया है, कल सिखों को निकाल दिया जाएगा। ये देश के हित में नहीं। ഒരു നിയമത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല, അത്തരമൊരു നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയുമില്ല। जमात-ए-इस्लामी हिंद और 16 दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोलकाता के मेयो रोड पे ये प्रोटेस्ट सीएबी के विरुद्ध, एनआरसी के विरुद्ध लोगों का यहाँ पे कहना है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ये सीएबी और एनआरसी से कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए एक पोस्टर, इंडिया नीड्स जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, नॉट नेशन वाइड एनआरसी। 17 संस्था ये मीटिंग बुलाया है काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे, और जो टर्नआउट है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये मीटिंग हो रहा है महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने, आप देख सकते हैं, और एक मेक शिफ्ट स्टेज सा बनाया गया है जहां से जो दिख रहा है सभी धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। जैसे मैं एक बुद्धिस्ट मंक को भी मैं देख पा रही हूँ। ये जो आज का मीटिंग है इसका एक दूसरा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज ही ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि 16 दिसंबर से वो भी उतरेंगी रास्ते पे। इनफैक्ट पास ही में यहाँ पे अंबेडकर का स्टैचू है। 1 बजे सोमवार वहाँ से वो चलने लगेंगी, आएंगी महात्मा गांधी के स्टैचू पर, और फिर चल के जाएंगी रविंद्रनाथ टैगोर के उनका जो घर है उत्तर कोलकाता में, जोराशाही ठाकुरबाड़ी, वहाँ पे मिছিল ख़त्म होगा सोमवार को, मंगलवार को भी मिছিল, बुधवार को भी मिছিল, और रविवार से ही ये मिছিল का पाला शुरू होगा जिला जिला में। ममता बनर्जी का कहना है सीएबी एनआरसी बंगाल में नहीं होगा। दूसरा जो ममता बनर्जी ने आज कहा है वो है कि दूसरे पार्टी के लोग, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं उनके मिছিল में। बीजेपी को छोड़ के सभी आ सकते हैं। और फाइनली उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि हम इस लड़ाई में कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं आने देंगे। ये लड़ाई होगा देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। सो कोलकाता से एक आवाज़ ज़रूर उठ रही है ममता बनर्जी के द्वारा, और ये आप देख रहे हैं 17 संस्था जो आज मेयो रोड पे आ पहुंचे हैं। कोलकाता से जीडी शंकर के साथ मैं मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। आप लगातार इन सवालों पे भी सोचते रहिए कि क्या इतने बड़े प्रदर्शन को चैनलों से गायब किया जा रहा है। सुबह सुबह अपने अपने भाषाई अखबारों को देखिए और हिंदी अखबारों को पर लगातार नज़र बनाकर रखिए।
वो जिस तरह की घपलेबाजी कर रहे हैं उस पर नज़र बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। जहां से मोनोदीपा बनर्जी रिपोर्ट कर रही थी वो जगह सेंट्रल कोलकाता का मेयो रोड है। इसके अलावा बंगाल में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। नेशनल हाईवे 6 पर प्रदर्शन हुआ, हाईवे कई घंटे तक जाम रहा। बेलडांगा से खबर है कि वहां के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने प्लेटफॉर्म 2-3 पर आग लगा दी और रेलवे दफ्तरों पर आगजनी की है। उलुबेरिया और सियालदह में ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा है। हिंसा होगी तो आंदोलन का तेवर खत्म हो जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। अब आते हैं पूर्वोत्तर पर। अरुणाचल प्रदेश में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्क्रोल ने रिपोर्ट किया है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र संघ ने राजभवन तक मार्च किया। कई छात्र संगठनों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। एक्सप्रेस ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश के छात्रों ने 30 किलोमीटर लंबा मार्च किया है। सोचिए, आप कहते हैं ये मीडिया का युग है, लेकिन हमारे पास भी इसकी तस्वीर नहीं है, वो भी पहाड़ी इलाके में। ईटानगर में 30 किलोमीटर लंबा मार्च हो रहा और इसकी कोई तस्वीर नहीं। ऐसे मार्च की तस्वीर अगर जर्मनी में होता है या फिर लंदन में होता है तो पहले हेडलाइन बन जाती है। तो खैर, ईटानगर में असम के स्थानीय समुदाय के लोगों ने भी इससे हिस्सा लिया। अरुणाचल छात्र संगठनों ने पूछा है कि जो चकमा हाजोंग शरणार्थी हैं, क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? इसका साफ जवाब दीजिए। अगर नागरिकता दी जाएगी तो कहां बसेंगे, ये सवाल उभरा है। पीटीआई के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश जाने वाले थे, दौरा रद्द हो गया है। शनिवार को नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने 6 घंटे के बंद का नागालैंड में ऐलान किया है। इनका मानना है कि यह कानून पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदायों के हितों के खिलाफ है। असम में शुक्रवार को हिंसा नहीं हुई। गुरुवार को 2 नौजवानों की मौत हो गई। शुक्रवार को भी असम में कई जगहों पर व्यापक प्रदर्शन हुए। कहीं से तस्वीरें आई, ज्यादातर जगहों से नहीं आई। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने ऐलान किया है कि अब से शाम को प्रदर्शन नहीं होंगे। अगले 5 दिनों तक प्रदर्शन दिन के दौरान होंगे। आसू ने कहा है कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। मुख्यमंत्री सोनोवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के सामने समर्पण कर दिया है। यह कानून सांप्रदायिक है, हम इस कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया है, लेकिन लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है। पूर्वोत्तर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। असम के मशहूर गायक हैं पापोन, इनका गाना सुना होगा, अच्छा गाते हैं। इन्होंने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। पापोन ने ट्वीट किया है कि जब उनका घर जल रहा हो तो वो कैसे कार्यक्रम कर सकते हैं। असम के कई बड़े कलाकार भाषा और संस्कृति के सवाल को लेकर इस कानून के विरोध में आ गए हैं। असम में 22 तारीख तक सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी से छात्रों का संदेश आया है कि प्रदर्शन के कारण जो कर्फ्यू वगैरह है, यूनिवर्सिटी में खाना खत्म हो गया है। असम के मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा है कि जो हिंसा करेगा सख्त कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने मां बाप से कहा है कि बच्चों को राय दें कि ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। हमारे सहयोगी रतनदीप लगातार इसे कवर कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी शहर में इंडिफिनिट कर्फ्यू चल रहा हो और हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल के आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध। वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट, और ऐसा प्रोटेस्ट जो कि गीत और संगीत के माध्यम से हो रहा है। मगर इसीलिए असम को जाना जाता है, असम को उसके कल्चर, गीत, संगीत के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए दूसरी बार कल भी हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है कि हजारों की संख्या में लोग निकल के आए हैं घरों से। हमसे जुड़ रहे हैं जतिन बोरा, असम के फिल्म इंडस्ट्री के महानायक माने जाते हैं। जतिन बोरा, आप बीजेपी में थे, आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता थे, आपने बीजेपी छोड़ दिया। मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक सिंपल साधारण एक नेता था उसमें। सो अभी क्या हुआ, सो असम में ऐसा सिचुएशन फर्स्ट टाइम हम देखा है। सो ये लोग नहीं चाहता है कि असम का लोग और शिल्पीगण, और मैं भी नहीं चाहता। मैं लास्ट टाइम में सोचा था कि डेफिनेटली वो राज्यसभा में कैब वो नहीं होगा शायद, लेकिन अभी तो हो गया। लास्ट टाइम तो कल रात साइन भी कर दिया राष्ट्रपति। तो कैब बहुत मेरा विश्वास था सरकार के ऊपर। अगर सारा आदमी के जो असम के जितने लोग हैं उनका रिक्वेस्ट, अगर एक बार असम सरकार को मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जितना संगठन है उसके साथ एक बार बैठ के उसके साथ बातचीत करने से मुझे अच्छी लगेगा रिक्वेस्ट। और हिंसा से प्रोटेस्ट नहीं होता है, अहिंसा नीति से प्रोटेस्ट करना चाहिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो असम के जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो थिएटर इंडस्ट्री है, इनके जो पर्सनैलिटीज है, जो कल्चरल आइकॉन्स है, ये सब यहाँ पे एकजुट है। असम के लोग इसको बिट्रेयल समझ। जॉइनिंग अस नाउ इन दिस ब्रॉडकास्ट इज असम्स म्यूजिकल सेंसेशन जुबिन गर्ग। Zubin, you have been somebody for the last 1 year I have been observing a voice against, a very strong voice against the Citizenship Amendment Bill. When the bill was passed, you gave a call that people should come out and protest. Unfortunately, the protest also turned violent. But you were also somebody who helped ASU yesterday to get people out, defying an indefinite curfew. If I can ask you that, to explain to the people in the rest of the country why Assam is so outraged about this bill, and why Assam thinks that it is not only Assam's problem but perhaps the problem of the country. Actually, some people doesn't know about this bill. So this bill will create destructive elements in Assam. It's creating violence between Bengali Assamese, between Hindu Muslim. They're trying it, the government. So we are like outrageous. We are not violent, but some violence is happening. So we are trying to stop it. The All Assam Student Union and all other student union from all the parts of this territory, they are with us. They are supporting us. So we started it in a very ahimsa way, ahimsa and very peaceful way. But when you start an agitation, some things happen. Some things will happen because you cannot control lakhs of people, millions of people coming out. Like you cannot go everywhere. I'm trying my best. I'm traveling everywhere. I'm trying to make them understand that this is the way how to protest. So today we have decided that like next 10 days or 12 days, we won't do any protest at night because night is more violent. Night is more violent. They becomes violent and they becomes more, more agile and more. So we want to stop it. And so from tomorrow, whatever will be done, like we'll do it in the daytime. And day after, I'm doing a musical protest here. Through music, drama, cinema, and all the artists will be here. And I'm calling all the people here also. So from 11 it will start up to 4 o'clock. नोटिस लेकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम इस वक्त कॉटन कॉलेज में हैं, गुवाहाटी के प्रेस्टिजियस कॉटन कॉलेज। इसको उत्तर पूर्व और असम का JNU भी कहा जाता है और यहाँ से ही इस बार ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। आज इनका एग्ज़ाम था। बहुत लोग जो स्टूडेंट्स बाहर थे वो नहीं आ पाए और इन्होंने आज एग्ज़ाम का बॉयकॉट कॉल किया। यूनिवर्सिटी ने भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, मगर ये लोग कहते हैं कि पहले देश है, पहले जाति है। हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये असम को बचाने के लिए, मगर देखा जा रहा है कि प्रदर्शन जारी है क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि असम का जो राइट्स है, असम के लोगों का जो राइट्स है, कल्चर और लैंग्वेज है, ये थ्रेटन नहीं होगा इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। एक डर है लोगों के अंदर और ये डर के मारे लोग बाहर आ रहे हैं और इसको अगवाई कर रहा है छात्र समाज असम का। रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जोन की तरफ से बयान आया है कि कई सारी ट्रेनें रद्द हो सकती हैं, उनका समय बदल सकता है। प्रभावित ट्रेनों की संख्या 50 के आसपास हो सकती है। मेघालय की राजधानी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां कारण अलग है। शिलोंग में शुक्रवार को बाजार बंद रहे। कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू है। विलियम नगर में हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके वापस जाओ के नारे लगे। लोगों का यह हुजूम मेन शिलोंग में राजभवन के बाहर है। आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है। आप ये भी देख सकते हैं कि क्या न्यूज़ चैनल इसे कवर कर रहे हैं। दिल्ली में एक बयान करोड़ों लोगों की आवाज़ के ऊपर भारी पड़ गया, कैमरा कहीं और मुड़ गया। जब नौकरी का सवाल आता है तो एनआरसी आता है और एनआरसी का सवाल आता है तो एक बयान पर चर्चा हो जाती है। पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़े, लाठीचार्ज हुई। एक मैसेज घूम रहा है कि जिन लोगों ने पथराव का प्रयास किया वो प्रदर्शन के बीच से ही लोगों ने उनका विरोध किया कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। मेरे ख्याल से ये सही बात है। शिलोंग में 2 गाड़ियों को आग लगाई गई। पूरे मेघालय में 2 दिनों के लिए मोबाइल फ़ोन, SMS, इंटरनेट बंद है। इतनी जगह से इतनी बार इंटरनेट बंद होने की खबरें आ रही हैं कि लोग भूल गए हैं कि कश्मीर में
100-125 दिनों से इंटरनेट बंद है। शिलांग के लोगों ने शाम के वक्त मशाल जुलूस निकाली। मेघालय में भी नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। इनर लाइन परमिट की मांग हो रही है। सभी जगहों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बीजेपी ने फैसला किया है कि इस मसले पर देश की जनता को बताने के लिए प्रचार अभियान चलाएगी। पार्टी अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को तैयार करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। उम्मीद है कि पार्टी के नेता और मंत्री इन प्रदर्शनों के बीच जाकर भी भाषण देंगे। बाकी आप प्राइम टाइम देखते रहिए। 10 साल बाद मेरी एक एक बात आपका पीछा करेगी। ब्रेक के बाद आप एक महीने में कितने सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं? अधिकतम 1 या 2, कभी कभी 3। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत कई लोग महीने में 41 सिलेंडर तक इस्तेमाल कर गए। क्या महान लोग हैं। वो सिलेंडर पर खाना पका रहे हैं या सिलेंडर ही खा जा रहे हैं। ये उस योजना का हाल है जिसका प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया। कहा कि उन्होंने गरीबों के घर को धुएं से निजात दिलाई है। लेकिन अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ और बता रही है। उसके मुताबिक ये सिलेंडर शायद कहीं और जल रहे हैं और गरीबों के घर का धुआं बना हुआ है। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक तरफ लाखों गरीब ऐसे हैं जो साल में 12 सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं साल में सिलेंडर भराने का औसत घटकर 3.25 के आसपास रह गया। सोचिए, 3.25 सिलेंडर, यानी जो वास्तविक जरूरतमंद है उस तक गैस नहीं पहुंच रही है। क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलेंडरों की जरूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलेंडर भराई दिखाई गई। ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। संसद में पेश रिपोर्ट में ऑडिटर सीएजी ने कहा है, उज्ज्वला योजना के तहत 13.96 लाख गरीब लाभार्थियों ने एक महीने में 3 से 41 रिफिल किए। इससे शक होता है कि सब्सिडी वाले इन सिलेंडरों का इस्तेमाल शायद कहीं और कारोबारी इस्तेमाल के लिए हुआ। 1.98 लाख बीपीएल लाभार्थियों ने साल में औसतन 12 से ज्यादा सब्सिडी वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल किया, जो लगभग नामुमकिन लगता है। और इसके बावजूद सिलेंडर भरवाने के सालाना औसत में कमी आई है। 3.21 सिलेंडर सालाना भरवाए जा रहे हैं। The whole attempt of the government is to सरकार की प्राथमिकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था की मदद से चोरी रोकी जाए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सिलेंडर्स के डायवर्जन के खतरे के बारे में कहा है, चोरी की बात नहीं की है। about that there may be a risk if you use the word. सीएजी ने परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में सरकार को चेताया है कि असली जरूरतमंद लोग इस योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। जो भी गरीबों के लिए योजना है उसका लाभ गलत लोग उठाते हैं और इसको निगरानी करने की, देखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपको लगता है 100% जांच होनी चाहिए। अगर सवाल उठाया और कौन कौन से लोग इसके लिए दोषी हैं, किस स्तर पे कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रिपोर्ट में अंदेशा जताया, आपको लगता है इसकी जांच करके जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लेने होंगे सरकार को? वो ज़रूरी है। अगर कोई कहीं गलतियां हैं, कोई लेकुनेस है, तो मेरे मत से सरकार को सीरियसली उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो योजना बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सीएजी ने लाभार्थियों की पहचान और योजना के तहत दिए गए उपकरणों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल खड़े किए हैं। देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक एलपीजी गैस की सुविधा पहुंचाने के लिए तैयार इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू करने पर सीएनएजी ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस योजना की खामियों और दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार कितनी जल्दी पहल करती है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।